ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन जी से। ललित जी, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और इस अध्याय में और इस चैप्टर जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे ललित जी के सामाजिक सरोकारों की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बड़ा रोचक चीज़ मैं आपके उसमें देखता हूँ कि जब आपके केबिन में जाता हूँ तो आपके पीछे एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है एक बेहतर दुनिया संभव है। और आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें यही दिख रहा है कि सचमुच जो अभी तक बातें हुई, सचमुच एक बेहतर दुनिया संभव है। और उसी आधार पे आपने अपने जीवन को, ये जो 70 साल का जो आपका अनुभव बचपन से लेकर आज तक है, उसको जिस प्रकार आपने आगे बढ़ाया है, तो उस बेहतर दुनिया के लिए जो सामाजिक सरोकार है वो आप किस प्रकार करते हैं? और पहले तो ये मैं बता दूं कि जो पोस्टर है वो जो विश्व सामाजिक मंच है, वर्ल्ड सोशल फोरम, 2003 में उसका एशिया का अधिवेशन हैदराबाद में होना था। उसके पहले हम लोगों ने, मतलब भारत के लोगों ने उसको तैयार किया था एक पोस्टर को, और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने वहाँ की थीम को लेके, कर्मा वृक्ष को लेकर, जो आदिवासियों का कर्मा वृक्ष है उसको लेकर वो पोस्टर बनाया था। और वर्ल्ड सोशल फोरम का जो नारा है और वो है अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, तो एक बेहतर दुनिया संभव है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया। और चूँकि मैं उससे संबद्ध रहा और छत्तीसगढ़ में उसकी गतिविधियों में सक्रिय रहा, इसलिए वो मैंने लगा के रखा था। और मुझे लगता है अपने आप में खूबसूरत बात है जी। वो पोस्टर अभी वहाँ नहीं है, उसकी जगह पर वहाँ पर मुक्ति बोध जी की एक तस्वीर है। खैर, तो मुक्ति बोध जी भी वही चाहते थे कि एक बेहतर दुनिया बने। सामाजिक सरोकारों का जो मामला है, इसमें मैं कहूँगा कि मेरे बचपन के संस्कारों का बहुत प्रभाव है। वही मैं पूछने वाला था, क्योंकि शायद आप बचपन से ही इसमें जुड़े हों। एक तो मैं बचपन में अपने दादा दादी के पास रहा, तो मैंने अपनी दादी से बहुत चीज़ें सीखी। उनमें से एक, जैसे कि हम लोग एक दिन कहीं जा रहे थे और मुझे 2 रुपये का नोट सड़क पर पड़ा मिल गया। मैं वो नोट ले आया, स्कूल आते जाते में मुझे मिला। तो दादी ने जब देखा कि 2 रुपये का नोट है तो वो मुझको लेकर मंदिर गई और ठाकुर जी को वो 2 रुपये का नोट अर्पित करवा दिया कि ये अपनी कमाई नहीं है। इस चीज़ का मेरे ऊपर आज तक प्रभाव है कि जो मेरी मेहनत की कमाई है वही मुझे फलेगी, कहीं और से कुछ भी मिल जाए अनुग्रह, वो मेरे काम का नहीं है। 1-2 बातें और हुई। जबलपुर में बाबूजी रहते थे, नवभारत में जब काम करते थे, एक सिमरिया वाली रानी की कोठी, 1950 की बात है। तो वो जो प्रेस जो था उसमें ऊपर दफ्तर था, नीचे मशीन रूम था, और वहीं पर एक छोटा सा स्कूल भी चलता था, कुछ और भी था, और सामने वो स्टाफ क्वार्टर बने हुए थे जो पहले आउट हाउसेस कहलाते थे। तो उनमें प्रेस में काम करने वाले बहुत से लोग थे, और वो बिना जाति, बिना धर्म और बिना भाषा के भेद के एक साथ रहते थे। हमारी बाई जो थी, माँ मेरी, उनका उन सबसे बहुत प्रेम था। तो लेकिन दफ्तर का काम दफ्तर की जगह पर, बाकी जो एक मानवीय व्यवहार है वो होता था। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनमें से हमने किसी को चाचा कहा, किसी को मामा कहा, किसी को बुआ कहा, किसी को मौसी कहा। मैं ग्वालियर में स्कूल में पढ़ता था तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने आप पड़ोस के बच्चों को जो नीचे वाली कक्षाओं में थे उनको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि उनको कहीं, पता नहीं क्यों ये बात है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त और उनको बड़ा भाई मैं मानता हूँ आज भी, और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, डॉक्टर विजय भटनागर। तो हम 9th क्लास में थे। विजय ने मुझे ये गणेशोत्सव में या दुर्गा में या जो ग्वालियर में कोई भी जो भी, तो वो जो चाल में रहते थे, बहुत सारे घर थे, तो कहा कि हम वो बाल समाज गणेशोत्सव जैसी कोई चीज़, और मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी, मुझको मुख्य अतिथि बना के बुलाया। वो एक अपने आप में अनुभव था भाई मेरा। और विजय से मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि किसी को गाली नहीं देना। वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, हम लोग स्कूल जा रहे थे और मैंने किसी को गाली दे दी और विजय ने मुझे वहीं एक झापड़ मारा।
कि तुम इतने अच्छे लड़के हो, तुमसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि तुम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे। जबलपुर आया मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए और अखबार में काम करने के लिए, तो पड़ोस के जो विद्यार्थी थे उनको मैं पढ़ाता था। वहाँ पर हमने काम किया। वहाँ पर भी खूब बड़ा, जबलपुर में जो देशबंधु जहाँ शुरू हुआ था, नई दुनिया पुराना, वहाँ बड़ा भारी कंपाउंड था और उस कंपाउंड में पीछे आउट हाउसेज में बहुत लोग रहते थे। तो उन बच्चों को मिलाकर मैंने एक नवीन बाल मनोरंजन गृह, मुझे लगा हिंदी नाम, तो क्लब की जगह मनोरंजन गृह, नवीन न्यू चिल्ड्रंस क्लब। घर में ही पीछे एक कमरा था, उस कमरे को हम लोगों ने अपना दफ्तर बना लिया। तो ऑफिस में किसी ने हमारे दादाजी से शिकायत की कि वो ललित को आप समझाइए, और वो तो सब उसमें तो ये नीची जातियों के बच्चे आ रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं? नहीं बोले, वो लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं जो। तो बोले अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, फिर आपको तकलीफ़ किस बात की हो रही है? दादाजी, उनको हम लोग भाभा जी बोलते थे, वो राजस्थानी। तो उनका एक और प्रसंग उसी समय का है। हम वही बच्चों ने मिल के एक वो पुरानी, जैसे एक कुंड जैसा बना हुआ था, जो ईंट गारा, वो जो चूना गारा वारा मिलाने के लिए नहीं बनाते कुंड, और उसमें से फिर वो निकाल के, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। हम लोगों ने एक हफ्ते की मेहनत से पूरा वहाँ की गाद निकाली, सब किया, और अच्छे से उसमें फिर ताज़ा पानी भरा, मतलब नल का कनेक्शन लगा के कुछ करके, और फिर कमल के बीज। सामने एक और कोई परिवार रहता था उधर उसी में। तो एक दिन उनके यहाँ की जो श्रीमती जी थी, वो वहाँ पे कपड़े धोने आ गई। हम लोग जाके लड़ने लगे, तो उनके पतिदेव आ गए लड़ने हम लोगों से, बच्चों से। हमारे दादाजी देख रहे थे, वो दूर से देख के आए और उनको बहुत डांटा, शर्म नहीं आती तुमको? ये बच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने साफ़ सफाई करके एक अच्छा सुंदर ये बना दिया, तो उसमें तो मदद करने आए नहीं। खूब डांटा उनको। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा लंबी बात हो गई, लेकिन तुमने ये सवाल पूछा तो मुझे अच्छा लगा कि इन चीज़ों में एक रुचि मेरी राजीव शुरू से रही। मुझे अच्छा लगता रहा कि लोगों की मदद आप कहाँ कितनी कर सकते हो, और आप करते रहिए और ठीक है। और वही चीज़ फिर पत्रकारिता में काम करते हुए तो ये अपने आप लगने लगा जी कि भाई पत्रकारिता हम क्यों कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि एक संवेदनशीलता पत्रकार का सबसे आवश्यक गुण है। तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम समाज के लिए कर रहे हैं ना। जो अन्याय करने वाले के साथ हम नहीं हैं, हम अन्याय को जो भोग रहा है उसके साथ हैं। और फिर जो मेरा चंचल स्वभाव है, उसके चलते ये हुआ कि जब जहाँ कोई ऐसा लगा, कोई आया कि अच्छा ये भैया हम ये क्रिकेट मैच कर रहे हैं, आप इसके वो अध्यक्ष बन जाइए, अच्छा चलो भाई ठीक है, कुछ मदद कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ों में मेरी बिल्कुल गति नहीं है, जैसे खेल, लेकिन मैं रायपुर ज़िला ओलंपिक एसोसिएशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ जी, जिसमें के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ओलंपिक के बारे में जानता, ना कुछ जानता, लेकिन कर लिया। और वो एक कोई परिचित थे, उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए क्रिकेट मैच करना चाहते हैं, तो उसमें आप मदद, ठीक है भाई चलो। फिर हमारे किसी मित्र, अब अखबार का व्यापार है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, व्यवसायियों से भी और सभी तरह के समाज के हर वर्ग के लोगों से। तो हमारे एक अच्छे व्यापारी मित्र थे, किशोर आहूजा, बहुत भले आदमी थे। उन्होंने, किशोर ने कहा कि यार तुम रोटरी में आ जाओ। तो ठीक है, क्या करना पड़ता है? नहीं कुछ नहीं, अच्छे काम करते हैं तो चलो, अच्छे काम करते हैं तो करते चलो। तो रोटरी में चले गए, उसमें फिर आगे चल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वगैरह भी बने रोटरी में, लेकिन काम फिर सब वही किए जो मुझे अपनी मर्ज़ी के लगे। और वो चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे, और फिर बाबूजी के निधन के बाद मायाराम सृजन फाउंडेशन बनाया, उसमें देश की अच्छी जो संस्थाएं हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया वगैरह के साथ मिलके लगातार कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेके, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी, लेकिन देशबंधु प्रतिभा प्रोत्साहन, हाँ वो तो, वो भाई अच्छा तुमने याद दिलाया, वो तो अपने आप में एक अनोखा किस्सा है। उस समय बालोद ज़िला नहीं बना था, दुर्ग ज़िले का हिस्सा था। तो बालोद में बसंत कुमार हिरवानी करके एक बालक था, वो विकलांग था और उसने बीए की परीक्षा पास की। बालोद के संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी, देशबंधु में पहले पेज पर वो रिपोर्ट छपी। जहाँ तक मुझे याद है 1984 की बात है, 83 की होगी।
भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी, वो दुर्ग के कलेक्टर थे। उन्होंने वो खबर पढ़ी, दुर्ग के अपने जो ब्यूरो चीफ थे, वो अपने देशबंधु परिवार के वरिष्ठतम सदस्य धीरज भैया, धीरज लाल जी जैन, उनके पास गए कि धीरज लाल जी बालोद चलो। उसी समय गाड़ी में बैठा के सवेरे 9 बजे बालोद गए, उस लड़के का घर वर ढूंढा और उसको बुला के जनपद में नौकरी दी। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया भाई, अपनी खबर का असर हो गया। अगले दिन या 2 दिन बाद रायपुर आए पोर्ते साहब और मुझको 2000 रुपये उन्होंने दिए कि ललित जी खबरें छाप के कितना कर लेंगे, कुछ और करिए। तो उस 2000 रुपये से अपन ने देशबंधु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष की स्थापना की। उसके बाद उसमें पैसा आने लगे और बहुत मार्मिक है। एक दिन एक लिफाफा, बिल्कुल ऐसे ही सादा लिफाफा, वो उस लिफाफे में 2 रुपये का नोट, सिर्फ 2 रुपये का नोट, उसके साथ टेढ़े मेढ़े अक्षरों में चिट्ठी कि हम लोग रायगढ़ में स्टेशन के बाहर एक होटल में काम करने वाले नौकर हैं और हम लोगों ने 10-10, 20-20 पैसा इकट्ठा करके जो हम लोग कर सकते हैं, ये 2 रुपये आपको भेज रहे हैं, ये देशबंधु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष में स्वीकार करिएगा क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मार्मिक प्रसंग था। तो वो 2 रुपया भी हमारे लिए बहुत कीमती था। बाद में एक दिन एक और सज्जन आए, बोले मेरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, मैं उसकी स्मृति में छात्रवृत्ति देना चाहता हूँ, दे दीजिए। बोले मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दुर्गा महाविद्यालय के छात्र को दी जाए जहाँ वो पढ़ता था। मैंने कहा नहीं, तो ये तो सार्वजनिक है, आपको कॉलेज में वहीं चले जाइए। तो बोले जैन समाज को दीजिए। मैंने कहा आप जैन समाज में चले जाइए। तो नहीं, बोले अच्छा आप जिसको देना हो दीजिए, कॉमर्स के विद्यार्थी को दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कॉमर्स के विद्यार्थी को देंगे। वो 5000 रुपया कस्तूर चंद जी पारेख थे, अपने बेटे स्वर्गीय अभय पारेख की स्मृति में दिया। उसके बाद तो फिर लाइन लग गई और बहुत पैसा आया और फिक्स डिपॉजिट वगैरह करके उसके ब्याज से आज भी हम लोग करीब करीब 150 छात्रवृत्तियाँ दे रहे हैं। उसमें एक संयोग ऐसा भी आया, एक सज्जन इसी तरह से प्रभावित हुए और उन्होंने हमसे कहा कि मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज हूँ, मेरा घर है यहाँ और हम पति पत्नी हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, तो ये घर जो है हम आपको देना चाहते हैं। हम क्या करेंगे घर का? बोले हम चाहते हैं आप यहाँ पर ओल्ड एज होम चलाइए। कहा भाई मैं ट्रस्टियों से बात करूँगा। उसके बाद ट्रस्टियों से बात की, बोले भैया स्कॉलरशिप वगैरह अपन कर पा रहे हैं, ये नहीं कर सकते अपन। तो हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने हमको 25,000 रुपया 5 छात्रवृत्तियों के लिए दिया उस समय। फिर तो काफ़ी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, उनको हमारे काम के बारे में मालूम पड़ा। तो उनके ससुर जी थे मनोरंजन MA, उनकी किताबों का पुनर्प्रकाशन हुआ, उससे उनको रॉयल्टी मिली। तो उनका फ़ोन आया साहब का कि ललित जी मैं आना चाहता हूँ और आपको कुछ ये। तो मैंने कहा तो मुझको आना चाहिए इसके लिए। तो नहीं, बोले हमारा काम है। साहब आए और 50,000 रुपये का ड्राफ्ट देके गए देशबंधु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष को। ऐसे और बहुत सारे मार्मिक तो सब हर एक की अपनी अपनी एक कीमत है। पर वो प्रतिभा प्रोत्साहन कोष चल रहा है, मायाराम सृजन फाउंडेशन चल रहा है और इसके साथ साथ अब रोटरी वगैरह, जनदर्शन की स्थापना हमारे मित्र थे हैं, मतलब प्रोफेसर जोनाथन पेरी, भारत के बड़े सच्चे मित्र और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े एमिनेंट प्रोफेसर, दुनिया के बहुत माने हुए सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उनकी पत्नी मार्गरेट डिकिंसन, वो फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकर, वो भी हमारे ही विचारों के लोग हैं। उनसे परिचय हो गया क्योंकि भिलाई वो आते रहते थे, जॉनी रिसर्च के सिलसिले में उनसे परिचय हो गया था। तो उनको लगा कि हमारी पार्टनरशिप में काम करें। उन्होंने कहा कि मार्गरेट कुछ करना चाहती हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक तो यूरोपियन यूनियन से मदद मिलके जनदर्शन मीडिया सेंटर की स्थापना हुई और बन गया। उसमें अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें हम जो काम करना चाहते थे और जितने अच्छे से काम करना चाहते थे वो शुरू में तो बहुत अच्छा चला, बाद में और कुछ साल, लेकिन अब कुछ सरकार की नीतियाँ, कुछ और कारण, और अब ये हो गया है कि
चूँकि उस समय टीवी वगैरह का ऐसा प्रचार और इतना सब कुछ था नहीं, और अब तो ये हो गया है कि न्यूज़ चैनल वगैरह तो सब लोग जो हैं वो एक तरह से केवल वो ग्लैमर जो आ गया है उस ग्लैमर में लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग वो ग्लैमर की शिक्षा नहीं देना चाहते। तो उस चक्कर में ये हो गया कि उसकी गतिविधियां धीमी हो गई हैं। तो ये है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ उनमें, लगातार काम चल रहा है। अभी NFI के साथ मिलकर स्वास्थ्य प्रथम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये पर ये सारी गतिविधियाँ मैं समझता हूँ कि जो मेरा अखबार का काम है उससे ये अलग नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अखबार से अलग होकर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी सामाजिक सरोकार हैं, ये भी सामाजिक सरोकार हैं। तो एक तरह से जो मैं लिख रहा हूँ या जो मेरे साथी लिख रहे हैं या जो मैं उनको कह रहा हूँ कि लिखो, इन चीज़ों को उठाओ, ये मुद्दे उठाओ, उन मुद्दों को ही व्यावहारिक रूप में मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, ये उसका प्रमाण। आपके सरोकारों में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं अगला सवाल उसी से करूंगा कि एक ओर आप नदी, तालाब, जंगलों को बचाने की मुहिम चलाते हैं, तो दूसरी ओर विरासत संरक्षण में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। आप साक्षरता अभियान से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर आपने अभी जिक्र किया रोटरी इंटरनेशनल, उससे जुड़कर मानवता की सेवा करने के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। समाज सेवा का इतना बड़ा कैनवास, अभी फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि इतना बड़ा जो कैनवास है वो कैसे है, कैसे बन गया? नहीं मालूम मुझे, मेरे अनजाने में बनते जाता है। जैसे आप बताते हैं कि मैं बहुत चंचल हूँ, मेरा मन चंचल है शायद, लेकिन ये चंचलता का परिणाम तो नहीं दिखता। नहीं, परिणाम तो उसी का है जी। क्या एक बार आ गया, सामने दिख गया, तो उसमें धुन है कि लग गए तो चलो अब चलने दो, करते रहो। और तो वो चल रहा है। अब रोटरी में मैं पहले सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन अपने क्लब के लेवल पर जो अच्छी सलाह दे सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, वो कर लेता हूँ। जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, उनको उठाते रहे, दलितों के, आदिवासियों के मुद्दों पर काम करते रहा। एक तो शायद देशबंधु की जो विश्वसनीयता है, जो पिछले 57-58 साल में हमारी विश्वसनीयता कायम हुई है कि हम सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता करते हैं। लोगों को शायद ये भी पता है कि हमारा कहीं कोई इसमें व्यक्तिगत वो नहीं है, हम किसी आंदोलन के नेता नहीं बनना चाहते, सामाजिक संगठन में रह के उसको पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाना चाहते, उसको कोई अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। काम करते हैं और जैसा कि कबीरदास का है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चल रही, काम ख़त्म हुआ भाई ठीक है, कर दिया, अच्छे से कर दिया, हम खुश हैं। तो वो जो हमारी विश्वसनीयता है, और मैं कहूँगा कि हाँ है जी, ये जो विश्वसनीयता है, और इस पर मुझे अभिमान है कि चाहे अखबार में जो लिख रहे हो तो, और मैं सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो हिंदी साहित्य सम्मेलन हो, प्रगतिशील लेखक संघ हो, रोटरी हो, उसमें साक्षरता अभियान हो, उस या विश्व शांति का मामला हो, उसमें मैंने जहाँ भी जो भी काम किया, मैंने कभी पद के लिए, मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे पद चाहिए। अपने आप वो पद आए मेरे पास में, लोगों ने कहा कि ठीक है आप इस करिए, अच्छा भाई ठीक है, मुझसे बनेगा मैं कर लूँगा। और कभी ऐसा भी हुआ है कि जहाँ नहीं पद पाया तो वहाँ मैंने अपने आप को धीरे से विड्रॉ भी कर लिया। जैसे मैंने रोटरी की बात की, मैं रोटरी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा, लोगों ने कहा कि अब आप इसमें आगे जाएंगे, डायरेक्टर बनेंगे इंटरनेशनल, ये सब ठीक है बन जाएंगे, होगा। तो फिर लगा कि नहीं, प्रवृत्तियाँ कुछ बदल रही हैं, और तो मैं इसमें मैं फिट नहीं बैठता इसमें, तो जितना कर सकता हूँ अपने स्तर पे कर। जल संरक्षण के लिए भी आपने काफ़ी काम किया। आप तो नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े और नदी की यात्राएं की आपने, उसके बारे में कुछ बताएं आप। हमको जब मालूम पड़ा कि शिवनाथ नदी का 22 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर का हिस्सा एक निजी कंपनी को हस्तांतरित किया जा रहा है, ये खबर जैसे ही मिली तो आपको लगा कि इसकी छानबीन करना चाहिए। उसकी छानबीन की और उसकी पूरी रिपोर्ट छापी हमने फिर, और उससे पूरे देश में तहलका मचा, पूरे देश में तहलका मचा, और तमाम जगहों से लोग आए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, केरल तक से, मतलब लोग आए। मातृभूमि के प्रधान संपादक मालिक जो हैं MP परमेश्वर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो आए रायपुर मुझसे मिलने के लिए, और तमाम लोग, राजेंद्र सिंह, अनुपम मिश्र, ये सब लोग, अनिल अग्रवाल हमारे मित्र थे, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट,
सुनीता जो हैं उनकी उत्तराधिकारी, उनसे भी बातचीत, इन तमाम लोगों मेधा को पाटकर भी आई, वो तो सम्मेलन किया था उस पर वो, हाँ। तो इन सब लोगों से जो परिचय सब, तो ये लोग आए और इनको लगा कि चूंकि एक देशबंधु ने जल के मामले में इतनी बड़ी पहल की है जल संरक्षण में और निजीकरण से रोकने में नदी के, तो फिर उन लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। तो सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट में उन्होंने एक राष्ट्रीय जल बिरादरी नाम से पत्रिका शुरू की, उसके संपादक मंडल में मुझको रख लिया। राष्ट्रीय जल बिरादरी जो तरुण भारत संघ ने बनाई राजेंद्र सिंह ने, उसमें मुझको रख लिया। अनुपम ने कहा कि भैया आप आइए, तो उनके साथ में इसमें जहाँ तक जो बना वो करते रहा। फिर नदी यात्राएं, उसी से एक ये रुचि भी जागृत हुई। तो इंटैक में भारतीय सांस्कृतिक निधि में हमने कहा कि क्या करें, तो ये इसके और पहले महानदी की हम यात्रा कर चुके थे 1984 में, 15 दिन की नदी यात्रा महानदी उद्गम से संगम तक, वो एक करवाई थी। पर इससे दोबारा एक प्रेरणा जगी। तो 7 ये यात्रा कैसे करते हैं? पैदल चलते हैं? पैदल वो 7 दिन की, 4 दिन की, 15 दिन की, ऐसी 7 यात्राएं हुई हैं। और उसमें विज्ञापन देके, सूचना प्रकाशित करके लोग आते हैं, जुड़ते हैं और फिर अपने संपर्कों का उपयोग करके, देशबंधु का जो नेटवर्क है, अपने एजेंट, संवाददाता या फिर वहाँ गांव के और जो लोग हैं जिनको जानता हूँ उनसे बात करके, तो रहने ठहरने की, रात की व्यवस्था पर लोग जाते हैं। और जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, नदियों को क्यों बचाना चाहिए, और एक फिर उनकी बुकलेट वगैरह भी हमने छापी। तो ये लोग जाते हैं फिर और संदेश भी देते हैं बाकी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ। फिर रात को जिस गांव में रुक गए वहाँ पे थोड़ा नाच गाना हो रहा है, लोगों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी ये यात्राएं हुई। नदी के किनारे बसे जितने गांव हैं, शहर हैं, उनके साथ आपका एक जुड़ाव होता जाता है। हुआ है, बहुत हुआ है। और शायद अध्ययन भी करते होंगे कि हाँ ये पहले क्या था और आज क्या है। अध्ययन किया है, उनकी रिपोर्ट छपी है। एक तो वो जो रायपुर की नदी है खारून, तो पेटे चुआ से सोमनाथ तक। दूसरी रिपोर्ट जो है हर नदी है गंगा। एक तीसरी और छापी। तो मतलब उनकी किताबों की वो भी किया है, अपन ने अध्ययन किया है। बहुत साइंटिफिक अध्ययन है ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन किया है अध्ययन। और उन गाँव में, यानी ये 7 नदी यात्राओं में मैं समझता हूँ कि कम से कम 600 गाँव में हमारे दस्ते गए होंगे और लोगों से मिले होंगे। और 600 गांव में अगर 1-1 हज़ार लोगों से भी, 500-500 लोगों से भी मिले होंगे, तो 30-40-50 हज़ार लोगों से तो मिल के आए हैं। अब उसका जो भी परिणाम, बाकी तो लोगों को देखना है आगे। तो ये आप अभी जिक्र कर रहे थे कि शिवनाथ नदी के कुछ पार्ट को बेच दिया गया और उसके लिए आपने, सरकार ने बेच दिया किसी निजी कंपनी को। उसके लिए आपने जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश राज्य के औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने ये काम किया था, जल संसाधन विभाग को अंधेरे में रखकर। ये क्यों किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानता। हम लोगों ने आंदोलन जब शुरू किया तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था, दिग्विजय सिंह अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश के समय का पाप हमारे सिर पर क्यों, इसको ख़त्म करो। तो उन्होंने, तो कैबिनेट ने फैसला ले लिया। लेकिन वो निजीकरण के खिलाफ किसको निरस्त करो। लेकिन उद्योग विभाग और विधि विभाग दोनों ने कहा कि अगर हम ऐसे एक तरफा निरस्त कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक कितने 1000 करोड़ रुपया हमको हर्जाना देना पड़ेगा। एक बहाना बनाया। लोक लेखा समिति ने बार बार कहा, लोक लेखा समिति ने कहा बार बार, 2-3 बार, मतलब उनकी रिपोर्ट्स सदन पर, पटल पर रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ख़त्म करो। लेकिन वो जो उद्योगपति के साथ जो समझौता हो गया था, और वो नहीं चाहते थे कि तो अब वो 20 साल की अवधि तो ख़त्म भी हो गई है कब की, या इस साल शायद समाप्त हो रही है। तो देखें क्या होता है इसके बाद। अभी हम यात्राओं का जिक्र कर रहे थे, आपकी नदी की यात्राएं, बाकी यात्राएं जो सामाजिक सरोकार के साथ साथ जो आपने यात्राएं की। हाँ। अब दूसरी यात्रा की ओर मैं आता हूं, जो आपने देश और विदेश की यात्राएं की हैं, खूब यात्राएं की आपने। अगर हम जानना चाहें कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप बार बार जाना चाहेंगे, और विश्व में वहीं दूसरी तरफ विदेश में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बार बार बुलाती है? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ हर जगह मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह के मेरे अब
अनुभव जो हैं वो अच्छे भी हैं और अधूरे भी हैं। एक बार में तो आप पूरा देख नहीं सकते, तो मन तो होता है कि चलो, लेकिन भारतवर्ष में जो जगह है जहाँ मैं बार बार जाना चाहता हूँ, वो कई साल से नहीं जा पा रहा हूँ पास में होकर भी, वो पचमढ़ी है। अच्छा। क्योंकि पचमढ़ी मेरे बचपन का हिल स्टेशन है। मेरे गांव के स्टेशन पर रेल रुकती है और वहाँ से लोग पचमढ़ी के लिए बस पकड़ के जाते थे। हमारे बचपन का बहुत, गर्मी की छुट्टियाँ में कई कई दिन हम पचमढ़ी में रहे हैं, और तो आज भी पचमढ़ी लुभाती है। वो पहले जैसी रह गई है कि नहीं रह गई मुझे नहीं पता, कई साल से नहीं गया। तो एक तो उसका आकर्षण निश्चित रूप से मेरे मन में है। और भारतवर्ष में तो क्योंकि कई बार ये भी लगता है कि भाई अब एक जन्म में कितना देख पाओगे, तो जो देख लिया है तो अब नई जगह चलो। विदेशों में भी अब मन होता है, कार्डिफ में मैं रहा हूँ, वेल्स में, मन होता है कि एक बार जाके देख के आएँ। आपने वहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की? पत्रकारिता का एक सीनियर एडिटोरियल फेलोशिप में 1977 में गया था मैं, और वो एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया अनुभव था, जहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ और दक्षिण कोरिया के मिला के हम 12 पत्रकार थे। और उसमें जो हमारे पाकिस्तान के मित्र बने मजीद शेख, वो आज तक हमारे दोस्त हैं। तो वो एक अलग अनुभव है। लेकिन कार्डिफ का जैसे मन होता है, 2 जगह पर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो जापान में मुझे लगा कि उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और हिरोशिमा नागासाकी, उसको तो मेरा बस चले तो मैं हर साल जाऊं, तीर्थ यात्रा जैसी लगती है कि वहाँ जाओ तो वो जो, क्योंकि मैं विश्व शांति के लिए काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हिरोशिमा नागासाकी जाके और बार बार अपने को मजबूत करना चाहिए कि लड़ो विश्व शांति के लिए। तो एक तो वो है। और वहाँ पर लोग जिस तरह से मददगार हैं, लोग आपको कई चीज़ें उनकी मुझे अच्छी लगी। लेकिन जो दूसरा देश जहाँ मेरा बस चलता तो मैं शायद रुक जाता, वो इजिप्ट में मुझे लगा, मैं काहिरा में रहा और गया तो 3 साल के लिए था, कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वहाँ भारत के प्रति वहाँ की जनता ने बहुत वो लोग प्यार करते हैं हिंदुस्तान को जी, और हर हिंदुस्तानी को वो प्यार करते हैं। आप यहाँ बैठ के कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ जैसे हिंदू मुसलमान जैसा कोई भेद हो, कि वो आपको हिंदू समझ के आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हों या कुछ। और जब सड़क पर आप निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपको लगता है अरे ये भी हिंदुस्तानी है, ये भी हिंदुस्तानी। मुझको लोग समझते थे कि मैं अरबी हूँ, मुझसे लोग रास्ता पूछने लगते थे, तो फिर मैं कहता था कि अल हिंदी, वो कहते थे। हाँ, फिर वो मुझको बाद में कहते थे जी। मैं उनको अरबी में क्या कहते हैं, ला कलाम अरबी, अल हिंदी। तो बहुत वो, तो फिर वो कोई चाय पिला रहा है, कोई कुछ कर, मतलब। लेकिन इजिप्ट जाना कैसे हुआ? हाँ, आप बताएं कि 3 साल के लिए अखिल भारतीय शांति एकता संगठन में काम करता हूँ, उपाध्यक्ष था, अभी मैं उसके अध्यक्ष मंडल का सदस्य हूँ। तो ये तय हुआ 2009 में कि भारत को सेक्रेटरी जनरल का पद दिया जाए। ये अखिल भारतीय ये जो वैश्विक संस्था होती है, इनमें व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते, मतलब देश को आगे करते हैं। तो ये तय हुआ सर्वसम्मति से, और मुझको कहा गया कि आप उपाध्यक्ष हैं, आप वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल बन के जाना चाहेंगे क्या? तो मैं राजी हो गया कि चलो फिर वहाँ। लेकिन फिर ये हुआ कि शायद मेरी उम्र 10 साल कम होती तो मैं रुक जाता। लेकिन एक तो भाषा तो सीख लेता, लेकिन ये था कि जो वातावरण, अब वो पत्रकार जीवन की जो एक अपनी रहती है, वो अपना पढ़ना लिखना, वो सारी चीज़ें, और उसको छोड़ के और एक वो डिप्लोमेटिक उसमें घूमते रहना, और वो थोड़ा सा मेरे लिए अब एक माहौल में एडजस्ट करना, और कुछ और भी चीज़ें थी जिनके कारण फिर मैं नहीं रुका, लौट गया। जैसा अभी आप बता रहे हैं इजिप्ट के बारे में आपने बताया, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि परिस्थितियों ने आपको एक जगह टिक कर रहने नहीं दिया। क्या आपकी यायावरी प्रवृत्ति इसकी ही देन है? और इसी के साथ दूसरा में कि जगह जगह रहने, पढ़ने और काम करने ने आपके जीवन को जो आपने किया उसको कितना प्रभावित किया है?
ये दोनों सवाल बहुत सही हैं। और पहले सवाल का तो मुझे लगता है कि यही उत्तर है, क्योंकि 1.25 साल की उम्र में मैं पिपरिया चला गया। अब 4ठी कक्षा बोर्ड की दे के परीक्षा दे के मैं जबलपुर आ गया। 2.5 साल 2.25 साल में रहा हूँ। तो बुआ जी आई, उनके बेटे अकेले थे, वो दोनों उनके इकलौते बेटे, तो बोले अनुपम अकेले हैं, ललित भी चले जाएंगे तो दोनों भाई साथ में रहेंगे। तो मैं बुआ जी के यहाँ रहने चला गया। फूफा जी का ट्रांसफ़र वहाँ से नागपुर से ग्वालियर हो गया, तो मैं तो इस तरह पिपरिया, जबलपुर, फिर नागपुर, फिर ग्वालियर। फिर चूँकि बाबूजी अखबार शुरू कर चुके थे, मैं भी मैट्रिक पास करके मुझे उनका साथ देना था, तो वापस जबलपुर बीए पढ़ा, 3 साल पास किए। उसके बाद कि अब भाई रायपुर जाओ, काम संभालो ठीक से, तो रायपुर आ गया। देखिए अब रायपुर आए हुए मुझको हो गए बहुत लंबा समय, पर घूमने का शौक़ मुझे शुरू से था। दादाजी के साथ भी बहुत घूमा, दादा दादी के साथ। वो बचपन में ले जाते थे, वो तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो मैं साथ साथ जाता था। 2 बार मैंने ब्रज की जो 84 कोस की परिक्रमा है वो 2 बार कर चुका हूँ मैं बचपन में तो कह सकते हो, तो वो हो गई। वो और कहीं जाते थे, गांव जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बैलगाड़ी में, नदी में, नर्मदा नदी में स्टीमर, मतलब स्टीमर नहीं, बड़ी नावें चलती थी, उसमें वो कहीं जा रहे हैं घूमने ले जाते थे। बाबूजी को घूमने का बहुत शौक़ था, तो उनके साथ बहुत घूमा। और अभी भी मुझको घूमने का शौक़ वो तो है ही। और इसने मेरे जीवन को जो प्रभावित किया, एक तो एक अलग अलग जगह पे बहुत मित्र बने, और मैं भारत में रहूं कि दुनिया में कहीं रहूं, मुझे राजीव ऐसा नहीं लगता कि मैं नई जगह आया हूं, या मुझे अकेलेपन का बोध नहीं होता। मैं घर में निश्चित रूप से सुकून रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं आदत के हिसाब से सब कुछ, लेकिन तुम मुझको कहीं भी छोड़ दो, मैं अकेले रह लूँगा, दोस्त बना लूँगा बहुत जल्दी, लोगों से क्यों परिचय हो जाएगा, और मैं कहीं किसी से खाना मांग के खा लूँगा। कुछ मतलब पारिवारिक संबंध मेरे लोगों से बहुत जल्दी बन जाते हैं, वो है शायद मेरे स्वभाव में कुछ है, तो अकेलापन नहीं है। और बहुत सारी संस्कृतियों को देखने का मौका मिला। तो एक जो संकीर्णता होती है, मैं मतलब एक गंभीर बात कर रहा हूँ कि मेरी जो यायावरी प्रवृत्ति है, या जो मेरी यात्राओं में मैंने जो कुछ पाया है, उसका निचोड़ ये है कि, और परिवार के संस्कार भी उसमें निश्चित रूप से शामिल है, कि मैं हर तरह की संकीर्णता से मैं अपने आप को मुक्त मानता हूँ। मुझे स्त्री और पुरुष में मुझे भेद, मैं जितने कंफर्टेबली मैं अपने पुरुष मित्रों से बात कर सकता हूँ, उतने ही कंफर्टेबली मैं महिलाओं से बात कर लेता हूँ, बिना किसी संकोच के कि अरे महिलाएं से कैसे बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कई सारे आपके मित्र हैं, कई, और पत्रकार होने के नाते राजनीति की अगर बात करें तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ किसी एक के साथ में वैसा लगाव जुड़ाव हो, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि आपका झुकाव जो है वो वामपंथ की ओर रहा है। और कैसे उस ओर आपका झुकाव हुआ? वामपंथ की ओर झुकाव इस रूप में है कि मैं अपने आप को नेहरूवादी मानता हूँ जी। मैं बिल्कुल घोर नेहरूवादी व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि गांधी जी तो महात्मा, मतलब उनको तो राजनीति करना थी, लेकिन नेहरू जी ने जो दिशा दी, जो जनतंत्र दिया, जो कुछ, तो राजनीति के बिना तो कुछ संचालित होता नहीं, पूरा जीवन व्यापार राजनीति से संचालित हो रहा है। तो उसमें नेहरू हमारे सामने एक सबसे बड़े आदर्श के रूप में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी जो विचार जो है वो नेहरू की विचारधारा के काफ़ी करीब हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं नेहरूवादी हूँ, और वैसे किसी राजनीतिक संगठन से मैं सीधा नहीं जुड़ा हूँ, और मैं मानता हूँ कि पत्रकार को किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेना चाहिए। वोट आप चाहे जिसको दे के आएँ, क्योंकि उसमें फिर आपकी जो पत्रकारिता की निष्पक्षता है वो समाप्त हो जाती है अगर आप जुड़ गए पार्टी से। वामपंथ से ही संबंधित एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मौजूदा दौर में, जैसी जो भारत की परिस्थिति है, इस दौर में वामपंथ अपनी जो भूमिका होनी चाहिए वो निभा पा रहा है? नहीं, वामपंथ को अपने आप को पुनराविष्कृत करने की आवश्यकता है, नए लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो नेहरूवादी कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। कांग्रेस में हर तरह के लोग रहे हैं, तो बहुत सारे तो छोड़ के चले गए अभी भी, लेकिन वहाँ पे
जो नई आर्थिक व्यवस्था है उसके लोग भी हैं और कुछ नेहरूवादी भी हैं। तो वो नेहरूवादी कांग्रेसी और वामपंथ, और मैं कहूँगा समाजवादी, शरद यादव जैसे समाजवादी, इन लोगों को साथ में आना चाहिए। इसमें पहल करना पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को अपने अहंकार से मुक्त होके और एक नहीं, और ये लोग अगर साथ में जुड़ते हैं तो ठीक होगा। और वामपंथ को अपने आप को पुनः दोबारा खड़े करने के लिए नए लोगों के बीच जाना पड़ेगा। आप युवाओं के बीच जाइए, आप युवाओं के पास कोई जा ही नहीं रहा है, जो जा रहे हैं वो उसका वाम दलों में आप कोई ऐसा नेता देखते हैं आज के दौर में जो इस काम को कर पाए, पुनर्गठित कर पाए, एकत्रित कर पाए युवाओं को? ऐसा भी लग नहीं रहा है। वामपंथ में जो भी नेता हैं वो जैसे एक सब वरिष्ठ नेता हो गए हैं, तो जनता से के बीच उम्र के कारण, वरिष्ठता के कारण, दूसरी जिम्मेदारियों के कारण, जो भी कारण हो, आम जनता के बीच में लोग जा नहीं रहे हैं। ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसको समझें और लोगों के बीच में जाएं, उसके लिए नए तरीके तलाश करें, क्योंकि युवाओं के बीच जाना आसान काम नहीं है। आपको युवाओं के मानस को समझना पड़ेगा, और पूरी जो परिस्थितियां हैं उनको समझना पड़ेगा, और फिर आपको एक रणनीति बनाकर उनके बीच जाना पड़ेगा। दूसरी ओर आप अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को भी ये समझना होगा, तो कांग्रेस में कौन से ऐसे नेता जो दिखते हैं आज के दौर में, आज की तारीख में, जो ऐसी परिस्थितियों से कांग्रेस की जो स्थिति है उसको उबार पाए? भाई मुझे तो आज भी राहुल गांधी से उम्मीद लगती है, लेकिन राहुल गांधी खुद आए, मतलब हमारे कहने से क्या होता है जी, ये तो उनको सोचना है। भाई आप युवा हैं, आप अच्छी बात करते हैं, आप ईमानदार हैं, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, आप पद के भूखे नहीं हैं। आप चाहते तो 10 साल पहले, आप 13 साल पहले आप मंत्री पद 2004 में आपने ले लिया होता, तो लेकिन फिर आप कर क्या रहे हैं? तो आपके पास सचिन पायलट हैं, आपके पास प्रिया दत्त हैं, आपके पास वो और भी लोग हैं। आप उनको लीजिए आगे और जाइए नए लोगों के बीच में, उनको लेके आइए। चुनाव के समय सभाओं में भाषण दे देना पर्याप्त तो नहीं है भाई आपको। और इसके साथ साथ क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा जड़ता है, और वो जो बिल्कुल सुविधाओं के अभ्यस्त हो गए नेता, उनको आपको कहना चाहिए कि अब आप घर बैठिए, बजाय इसके कि वो खुद हो के पार्टी छोड़ के जाएं और कहें कि देखो कांग्रेस कमज़ोर हो रही। मैं तो सोचता हूँ जो जा रहे हैं उससे कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है जी। जाने दो। नारायण दत्त तिवारी और एस एम कृष्णा को कांग्रेस में रख के इन्होंने कौन सा भला कर दिया कांग्रेस का? सो इफ़ दे वांट टू, जाने दीजिए, आप खुद ही उनको घर बैठा दीजिए, पर नए लोगों को ले आइए। और मैं कहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता, 44 लोग हैं आप कुल, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात करते हैं तो दमदारी के साथ करते हैं जी। आपने चिदम्बरम को राज्यसभा में भेजा है। चिदम्बरम की आर्थिक नीतियों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक पढ़ने लिखने वाला, और तो आप एक तरफ ये आपके पास वरिष्ठ ऐसे लोग हैं और दूसरी तरफ युवा हैं, आप इनको सबको जोड़िए भाई। आप नेहरू जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, और आज के दौर में अगर जो परिस्थितियां हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें नेहरू जी की जो नीतियां हैं वो कितने कारगर साबित हो सकती हैं अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी, चाहे वाम दल की भी बात करें? नेहरू जी की नीतियां ही कारगर होंगी इस देश में अगर भारत को भारत बने रहना है, अगर भारत का दूसरा विभाजन नहीं होना है। विभाजन होगा तो कहाँ जाएंगे? उस समय तो चलो एक बड़ा भूभाग था तो चले गए दोनों तरफ, अब कहाँ जाएंगे? तो लेकिन क्योंकि इस देश को जनतंत्र जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये बहुत बड़ी, और देश को जो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का काम हुआ ये नेहरू के समय में शुरू हुआ। आज आप चाहे जो कह लीजिएगा कि 60 साल में 70 साल में ये नहीं हुआ वो, अरे भाई याद रखिए 1947 में इस देश में जो जीवन अपेक्षा जो थी, यानी औसत आयु जो थी मनुष्य की, भारतीय नागरिक की, वो 27 साल थी, आज 70 साल है जी। ऐसी हो गई। एक दूसरी बात यह है कि देश की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, आपकी आबादी 33 करोड़ थी पाकिस्तान के अलग होने के बाद, 32 करोड़, आज आप 1 अरब 32 करोड़ हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए आप, कोई सरकार है कुछ व्यवस्था नहीं कर सकती। इस पर आपने ध्यान नहीं दिया
कि जो संजय गांधी के कारण जो सब हुआ, तो वो सारा का सारा फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम पूरा मतलब असफल हुआ। और उसके बाद कोई बात भी नहीं उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसके बारे में बात करने की। तो आपको इसको बात करना पड़ेगी, क्योंकि आप कितना कर लेंगे भाई। नहीं, आप इस बात को सोचिए कि अमेरिका की आबादी 30 करोड़, अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना, चीन की आबादी आपके बराबर, आपसे ज़्यादा, लेकिन चीन का क्षेत्रफल आपसे 3 गुना, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़, क्षेत्रफल आपसे 2.5 गुना या 3 गुना, ब्राज़ील की आबादी 15-20 करोड़ कुछ, उनका क्षेत्रफल आपसे 3 गुना 4 गुना। तो भारत में आप पैर रखने की जगह नहीं देंगे। कितनी रेलें चलाएंगे, कितने स्कूल खोलेंगे, कितने अस्पताल, कितनी व्यवस्थाएं आप कर पाएंगे भाई? कितनी सड़कें बना लेंगे, कितने मकान बना लेंगे? उसमें जो प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, ये सब इसका बहुत बड़ा कारण है। लेकिन भारत का जो उदारवादी तबका है, मुझे बहुत शिकायत है जो सो कॉल्ड लिबरल जो हमारे आइडियोलॉग्स हैं, उनसे बहुत शिकायत है कि बुनियादी मुद्दों को छोड़कर, और वो जिन मतलब पता नहीं उनका किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो और जनसंख्या की बात आती है तो उसको वो मानते ही नहीं हैं। मैं तो भाई एक सामान्य नागरिक हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो ये सोच ठीक नहीं है। मैं एक अगले सवाल पे आऊँगा कि आज के दौर में गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, नेताजी और स्वामी विवेकानंद, ये युग पुरुष हर दौर में प्रासंगिक रहे हैं, लेकिन उनकी व्याख्या सबने अपनी सुविधानुसार और अपने ढंग से की है, आज भी कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इन 5 लोगों का नाम स्पेशली ले रहा हूँ। देखो भाई, सबको एक साथ नहीं लेना चाहिए जी। मुझे नहीं लगता कि इनको हम क्लब कर सकते हैं। जी। महात्मा गांधी देश को आज़ादी दिलाने के लिए आए थे, उन्होंने वो काम किया। जी। उन्होंने कहा कि जवाहर मेरे उत्तराधिकारी होंगे और मेरे बाद वो मेरी भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो वो तो वो राजनेता थे, लेकिन राजनेता होकर भी वो राजनेता नहीं थे, क्योंकि उन्हें देश का शासन नहीं चलाना था। विवेकानंद का तो क्षेत्र ही बिल्कुल अलग था उनके। और अगर आप उनके विचारों को पढ़ेंगे तो मैं कहूँगा कि उनके विचार नेहरू जी के विचारों से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थे। अब उनकी व्याख्या आप चाहे जैसी कर लीजिए, लेकिन उन्होंने खुद ने कहा है कि जब तक आप मतलब भूखे को भोजन नहीं देंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने। उन्होंने क्यों कहा शिकागो में 1893 में जाकर के, भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अरे क्यों कहा भाई? तो यही तो जवाहरलाल करते थे कि विश्व बंधुत्व की बात, वसुधैव कुटुंबकम। तो फिर तो ये बात जो तो वो अलग। नेताजी का जहाँ तक मामला है, मैं कहूँगा कि किताब पढ़ो। रुद्रांशु मुखर्जी प्रोफेसर रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, टेलीग्राफ के एडिटर भी रहे हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है नेहरू एंड बोस, 2 पैरेलल लाइफ्स, आप उस किताब को पढ़िए और उससे पता चलेगा कि वैचारिक दृष्टि से जो समाजवाद और इन सब में धर्मनिरपेक्षता, इन सब में दोनों एक थे। लेकिन नेताजी का एक जो मिलिट्रिज्म के प्रति एक थोड़ा सा जो मोह था जी, जिसके कारण वो हिटलर के पास चले गए, जिसके कारण वो तोजो के पास वो जापान चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि तो उनके सारे योगदान के दोनों में बहुत समानताएं हैं, लेकिन एक बिंदु पर आकर नेहरू और बोस अलग हो जाते हैं। तो हमको अगर हम सब उनको मानते हैं, आज़ाद हिंद फौज और जय हिंद और दिल्ली चलो, सब ठीक है, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस को माइनस उनका जो एक आर्मी और एक वो जो उस मिलिट्रिज्म सैन्यवाद को छोड़कर हमको उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको छोड़ दीजिए, बाकी को स्वीकार करिए। सरदार पटेल की जहाँ तक बात है,
सरदार पटेल देखिए ये सब बड़े नेता थे, इनमें मौलाना आज़ाद भी थे, सब थे, राजा जी तो उद्भट विद्वान थे, ये सब बड़े लोग थे। और लेकिन सरदार पटेल का जो कुछ भी अनुभव था वो देश के भीतर का था। वो बहुत अच्छे पार्टी बिल्डर थे, लेकिन गुजरात के बाहर वो राष्ट्रीय नेता नहीं थे। बारडोली सत्याग्रह तक तो ठीक है और उन्होंने बहुत त्याग किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो 1920 मतलब 25-27 में उस समय जो नेहरू की जो मास अपील बन गई थी वो सरदार पटेल की कभी नहीं बनी। इन्हें लोगों ने लिखा है नेहरू के बारे में कि मतलब 1939-40 से लेके और 50-55-60 तक मतलब नेहरू विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री नेहरू ही बनते, जो कह रहे हैं ना कि नहीं बन सकते, क्योंकि विश्व राजनीति को जानने वाले लोग नहीं थे, नेहरू ही जानते थे, राजनेता उनको जानते थे। तुम जानते हो 1927 में नेहरू जी गए सोवियत संघ, यूरोप से घूमते हुए लौट के आए और उस समय उन्होंने लिखा कि आगे चलकर चीन भी साम्यवादी देश बनेगा, लेकिन रूस और चीन के बीच जो है आगे चल के दोनों में मतभेद हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते 1927 में वो आदमी 1970 की बात कर रहा है। विश्व दृष्टि थी वो। सरदार पटेल हो सकता है होती, फिर उनकी आयु भी बहुत हो गई थी। हाँ, वो एक बड़ा कारण वो भी था। खुद नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब उनकी आयु थी 47-11-58 साल के थे। सरदार पटेल 70 के आसपास थे और उस समय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आप सोच लीजिए कि सरदार बहुत वृद्ध हो चुके थे उस। आज के दौर में जो बातें जितनी चल रही हैं उसमें इतिहास के पुनर्लेखन की भी बात चल रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो युवा वर्ग है वो भ्रमित होंगे? हो रहा है। जब तक आप युवाओं के बीच जाके उनको सही बातें नहीं बताएंगे तो कांग्रेस और वाम दलों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आप युवाओं के बीच जा ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हैं उनको। जाइए और बताइए, लड़ना पड़ेगा भाई। जो लोग इतिहास पुनर्लेखन कर रहे हैं उन्होंने कम मेहनत थोड़ी की है जी। वो भी तो 1947 से कोशिश कर रहे हैं ना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद से भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश पे काबिज हो जाए। और वही सोशल मीडिया की अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने चर्चा की। इस काम में सोशल मीडिया क्या और भ्रम नहीं फैला रहा है? और इसे आप किस रूप में देखते हैं? एक तरफ सोशल मीडिया को हम कहते हैं कि ये एक ताकतवर हथियार के रूप में, ताकतवर टूल के रूप में आप उसका उपयोग जितना कर सकते हैं करिए। टेक्नोलॉजी है, आप उसको रोक नहीं सकते। ये तो अमेरिका ने एटम बम बनाए और हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा दिए। अगर रशिया ने एटम बम नहीं बना लिए होते तो शीत युद्ध नहीं होता, फिर पता नहीं और क्या होता, फिर अमेरिका तो शायद रशिया को ही हथियार लेता, कौन जानता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन कर रहा है, कौन इसको तो अभी जिनके हाथ में है वो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक मीडियम है, उसका आप उपयोग आप जितना कर सकते हैं आप करिए और ये काम फिर युवा करेंगे। अब आप किसी वृद्ध नेता से थोड़ी उम्मीद करेंगे कि वो बैठ के और दिन भर वो उस पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस की या वामपंथ की नीतियों का बखान करते रहे या जो फाल्स प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका प्रचार करता रहे। वो तो आपको नए लोगों को लाके करना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगी भाई। ललित जी, आपकी रुचि फिल्मों में भी काफ़ी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा दो एक सवाल आपसे फिल्मों के बारे में जानना चाहेंगे हम कि फिल्में समाज को आज की से सीधे फिल्मों पर आए हैं। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि राजनीति पे तो बहुत सारे सवाल हैं अभी जिसको कभी आगे के लिए मैं रख रहा हूँ, लेकिन फिल्म एक ऐसा चैप्टर है जिसे लोग हर दौर में देखना, सुनना और उसके बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फिल्में जो हैं, आज की जो फिल्में हैं और पहले की फिल्में, उसमें क्या फ़र्क आप पा रहे हैं और ये समाज को कैसे प्रभावित करती हैं? आजकल की फिल्में भाई मैं बहुत कम देखता हूँ, पहले की ही फिल्में देखी हैं। अभी जो फिल्में आ रही हैं उनमें से कोई पसंद आ जाती है, बहुत ज़्यादा तो पसंद नहीं आती। और एक आध जो है जैसे नीरजा आई थी,
वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद एक फ़िल्म अभी वो जो आई थी उस पर मैंने लिखा भी, वो अमिताभ बच्चन उसमें है, वो लड़की पिंक फिल्म थी। जी। उस पर मैंने लिखा। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि और भी विषयों पर अच्छी फिल्में बन रही हैं। मैं देख नहीं पाया हूँ उन फिल्मों को, तो जो देख लेता हूँ तो उनमें से कुछ जो अच्छी लगती हैं ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी की दृष्टि से तो बहुत इम्प्रूव्ड होंगी फिल्में, अच्छे से बन रही होंगी, लेकिन संगीत पक्ष एक तो कमज़ोर है। और फिल्मों को भी चूँकि मैं एक सामाजिक शिक्षण का, लोक शिक्षण का माध्यम मानता हूँ, तो जैसे कलम पत्रकार हूँ तो हम भी तो लोक शिक्षण कर रहे हैं और वो भी मीडियम है। तो अगर फिल्मों में लोक शिक्षण नहीं है तो मनोरंजन के लिए जो बन रही है वो ठीक है, चल रहा है भाई। तो मनोरंजन के लिए मैं वो क्या है, वो स्पेशल 26 भी देख ली, अच्छी ठीक है। या एक वो क्या है, वो वेलकम भी आई तो वो भी देख ली। तो कहीं ढुशुम हो रही है, कहीं पर वो सब हंसते गाते घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं पैसे के पीछे। वो गोवा में कौन सा बगीचा है वहाँ पे ये खजाना गड़ा है, वहाँ भाग रहे हैं वो, तो वो सब भी देख ली तो ठीक है। कुछ वो एक फिल्म थी वो फिरोज़ खान वाली, वो सिर मुड़ा के आता है, वो कहाँ से रहता है, डॉन रहता है, और वो उसमें बॉस बन के, और वो उस बहुत हंसाने वाली फिल्म थी। तो वो ठीक है, मुझे इस बारे में ज़्यादा। आप हॉलीवुड की फिल्में भी देखना बहुत पसंद करते हैं, उसमें कौन से? हॉलीवुड की अगर अच्छी फिल्में हैं, जैसे अभी हमने दोबारा देखी ऑस्कर विनर द फॉरेस्ट गंप जी, अद्भुत फिल्म है। हाँ, दूसरी तरफ वो जो जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी मैं देख लेता हूँ, पर उधर पुरानी फिल्मों में बैन हर है, और तो जो ऑस्कर में जो पुरानी फिल्में आई हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। आजकल जो आ रही हैं बहुत सारी वो टेक्नोलॉजी पर, वो साई-फाई जो फिल्में आ रही हैं जी, तो वो तो हमारे वो जो तिलिस्मी कथाओं टाइप की हैं को क्या ठीक है। हिंदी फिल्मों में अगर अभी तक की बात करें, आपको कौन सी ऐसी फिल्म जो ज़्यादा प्रभावित की और बार बार देखने का मन करता है? वो मदर इंडिया। जितनी बार आती है वह तो उसको मदर इंडिया जैसी फिल्म मुझे लगता है कि बनी नहीं दूसरी। कुछ फिल्में मुझे वैसे अच्छी लगती हैं, जैसे ममता जी, उत्तर फाल्गुनी उपन्यास पर बनी है, और एक जो है वो अमर प्रेम फिल्म मुझे बहुत पसंद है। तो है कुछ फिल्में। राजेश खन्ना मेरे प्रिय अभिनेता रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन रहे हैं। और नहीं, कई लोग ये मजाक की बात है, लेकिन सच में वो जब राजेश खन्ना की पहली फिल्म वो जब आखिरी खत आई तो लोगों ने कहा कि राजेश खन्ना से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। और उस समय ठीक है, लेकिन सचमुच में राजू दा की बेटी अलका, वो गई अपनी माँ के साथ फिल्म देखने बहारों के सपने, और उसमें राजेश खन्ना की दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, तो उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मा मत, ललित चाचा की दाढ़ी बढ़ा के क्यों बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसको भी लगा, छोटी सी बच्ची को भी। तो ये शायद इसलिए राजेश खन्ना पसंद है। लेकिन कमल हासन और नसीरुद्दीन शाह जी, इन दोनों के अभिनय का मैं कायल हूँ। और बलराज साहनी जो बहुत लो की अभिनय करते थे, और इसके बाद ये दोनों, इनमें जो अभिनय की जो विविधता है कमल हासन में, वो कमल हासन बेचारे को कमाल हसन बना के मुसलमान बोल के और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया लोगों ने। विचित्र है हमारा देश। लेकिन जितनी फिल्में देखी कमल हासन, और कहीं पर भी वो टाइपिफाई होता ही नहीं है। नसीरुद्दीन भी कहीं कहीं हो जाते हैं, लेकिन कमल हासन तो कहीं नहीं टाइपिफाई होते जी। और अभिनेत्रियों में पता नहीं किसका नाम लूँ, कोई ऐसी जो भी याद नहीं आ रहा कि कोई ऐसा खास नाम। तो बहुत धन्यवाद ललित जी कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। लेकिन विदा लेने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद का वो कौन सा गाना है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और उसे हम अपने दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे। बहुत सारे गाने, कौन सा पूछूं? कोई एक जो बहुत पसंद करते हैं आप। नहीं, अब बहुत पसंद वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल अब एकदम से ध्यान आया है तो वो जो मुझे तलत महमूद बहुत पसंद है। तो तलत महमूद का प्यार परवस तो नहीं है,
सुना दीजिएगा तो। जी, तो चलिए ये गाना सुनते हैं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।